लेक्चर 22 व्याख्यान 22। इसमें हम जानेंगे नार्सिसिज्म पर्सनालिटी के बारे में, जो आजकल चर्चा का विषय है। परिवर्तन और प्रतिगमन के अनेक पहलू कारणों तक, जैसे कि हम देख चुके हैं, राग कार्य प्रकृत कहलाने वाली रीति से प्रजनन कार्य का सहायक बनने से पहले एक लंबे परिवर्तन में से गुजरता है। अब मैं स्नायु रोगों के कार्य कारण संबंध में इस तथ्य का महत्व बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि यह मान्यता साधारण रोग विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार ही है कि ऐसे परिवर्तन में दो खतरे रहते हैं, पहला निरोध का और दूसरा प्रतिगमन का। कहने का मतलब यह कि जैविकीय प्रक्रमों में परिगमन या भिन्नता होने की व्यापक प्रवृत्ति के कारण यह आवश्यक है कि इन सब प्रारंभिक कलाओं को उतनी ही सफलता से पार नहीं किया जा सकेगा और उतने ही पूर्ण रूप से उनसे आगे वृद्धि नहीं हो सकेगी। कार्य के कुछ हिस्से इन आरंभिक अवस्थाओं में स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि साधारण परिवर्तन के साथ थोड़ा सा निरुद्ध परिवर्तन भी चलता जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में इन प्रक्रमों जैसे प्रक्रम खोजने चाहिए जब कोई सारी की सारी जाति अपने वास स्थान को छोड़कर नए देश की खोज में निकलती थी, जैसा कि मानव इतिहास के आरंभिक काल में बहुत होता था। तब वे सबके सब लोग निश्चित ही नई मंजिल पर नहीं पहुंचते थे और कारणों से होने वाली हानियों के अलावा सदा ऐसा ही अवश्य हुआ है कि देश छोड़ने वाले लोगों के छोटे छोटे समूह या टोलियां रास्ते में रुक गई होंगी और पड़ावों पर ही बस गए होंगे, जबकि शेष लोग आगे चलते गए होंगे। यह एक और अधिक पास का सा दृश्य लीजिए। आप जानते हैं कि ऊंचे स्तर में पाइयों में वीर्य ग्रंथियां, जो शुरू में उदर विवर में बहुत नीचे होती हैं, गर्भाशय के अंदर होने वाले परिवर्तन के एक निश्चित काल पर संचरण करने लगती हैं, जिससे वे श्रोणि के सिरे की त्वचा के लगभग नीचे आ जाती हैं। कुछ नरों में यह देखा जाता है कि अंगों की इस जोड़ी में से एक श्रोणि विवर में रह गई है, या इसने एक वाइनल कैनाल वक्षण नाली में, जिसमें से इन दोनों को गुजर कर आना था, एक ने अपना स्थायी स्थान बना लिया है। अथवा यह होता है कि जो प्रकट रूप से वीर्य ग्रंथियों के इसमें से गुजर जाने के बाद बंद हो जानी चाहिए, बंद नहीं हुई है। जब छात्रावस्था में बी बुक की देखरेख में वैज्ञानिक गवेषणा का पहला काम कर रहा था, तब मैं एक छोटी मछली की, जो अभी बड़े आधे या अति प्राचीन रूप में थी, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में पृष्ठीय स्नायु मूल डी सब नर्व रूट्स के उद्गम पर कार्य कर रहा था। मैंने देखा कि मूलों के स्नायु तंतु पूरे भूरे द्रव्य ग्रे मैटर के पश्चिम सीग पोस्टीरियर हार्न पैदा होते थे। यह अवस्था अब दूसरे पृष्ठवसीयों वर्टेब्रेट्स में नहीं पाई जाती, पर कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि वैसी ही स्नायु कोशिकाएं, नर्व सेल्स, पश्चिम मूलों की तथा कथित स्पाइनल गैंग्लियन मेरु प्रगट की सारी लंबाई पर भूरे द्रव्य से बाहर भी मौजूद थी, जिससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हरे गैंग्लियन की कोशिकाएं स्नायु मूलों के साथ मेरु रज्जु स्पाइनल कोर्ड से बाहर चली गई। विकासात्मक परिवर्तन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से भी यह बात मालूम होती है, पर इस छोटी सी मछली में सारे रास्ते पर वे कोशिकाएं मौजूद थी जो रास्ते में रुद्ध हो गई थी। बारीकी से विचार करने पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इन तुलनाओं में कहां-कहां कमजोरियां हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारी राय में यह हो सकता है कि प्रत्येक पृथक यौन आवेग के एकाकी अंश परिवर्तन की किसी आरंभिक अवस्था में रहे, जबकि उसी समय इसके दूसरे अंश अपने अंतिम उद्देश्य पर पहुंच गए हों। इससे आपको पता चलेगा कि ऐसे प्रत्येक आवेग को हम जीवन के आगम से निरंतर बहती हुई धारा मानते हैं और हमने इसके प्रवाह को कृत्रिम रूप से पृथक क्रमिक तथा अग्रगामी संचलनों में कुछ सीमा तक विभाजित कर दिया है। आपकी यह धारणा सही है कि इन मान्यताओं का और स्पष्टीकरण होना चाहिए, पर अधिक स्पष्टीकरण की कोशिश से हम अपने विषय से बहुत बाहर चले जाएंगे।
इस समय हम आरंभिक अवस्था में घटक आवेग में होने वाले इस बोध या रुकावट को आवेग की बद्धता कहेंगे। क्रमिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन में इस तरह का जो दूसरा खतरा है उसे हम प्रतिगमन कहते हैं। ऐसा भी होता है कि जो अंश आगे बढ़ चुके हैं वे पीछे को लौटकर इन पहले वाली अवस्थाओं में आ जाते हैं। आवेग को इस तरह प्रतिगमन करने का मौका तब मिलेगा जब इसके बाद वाले और अधिक परिवर्धित रूप में होने वाले कार्य पर शक्तिशाली बाहरी रुकावटें आएंगी जो इसे अपने संतुष्टि के उद्देश्य पर पहुंचने से रोक देंगी। बद्धता और प्रतिगमन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। परिवर्तन के मार्ग में बद्धताएं जितनी सबल होंगी उतनी ही आसानी से कार्य बाहरी रुकावटों से पराजित हो जाएगा और वह प्रतिगमन करके उन बद्धताओं पर आ जाएगा, अर्थात परिवर्धित कार्य अपने मार्ग की बाहरी रुकावटों का प्रतिरोध करने में उतना ही असमर्थ होगा। यदि आप अपना देश छोड़कर जाने वाली किसी जाति पर विचार करें जिसके बहुत से लोग रास्ते के प्रवाहों पर रह गए हैं, तो आप देखेंगे आगे जाने वाले लोग जब पराजित हो जाएंगे या उन्हें जब बहुत बलवान शत्रु से मुकाबला पड़ेगा तब वे स्वभावतः लौटकर इन प्रभावों पर आश्रय लेंगे और फिर वे अपने में से जितने अधिक लोगों को पीछे छोड़ गए होंगे उनके उतनी ही जल्दी पराजित होने का खतरा रहेगा। स्नायु रोगों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप बद्धता और प्रतिगमन का यह संबंध ध्यान में रखें। इस प्रकार आपको एक ऐसा निश्चित आधार मिल जाएगा जिस पर खड़े होकर आप स्नायु रोगों के कारण, कार्य, प्रक्रम या उनकी कारणता का पता लगा सकेंगे, जिस पर हम शीघ्र ही विचार करेंगे। फिलहाल हम प्रतिगमन के प्रश्न पर विचार करेंगे। राग या लिबिडो के परिवर्धन के बारे में जो कुछ कहा जा चुका है उसे सुन लेने के बाद आप दो प्रकार के प्रतिगमन की कल्पना कर सकते हैं। राग से आच्छादित प्रथम आलम्बनों पर लौट आना, जिनके विषय में हम यह जानते हैं कि उनका रूप निषिद्ध संभोगात्मक होता है और सारे यौन संगठन का पहले वाली अवस्थाओं में लौट आना। स्थानांतरण स्नायु रोगों में ये दोनों प्रकार के प्रतिगमन होते हैं और उनके तंत्र में ये महत्वपूर्ण कार्य पूरा करते हैं। विशेष रूप से राग या लिबिडो के प्रथम निषिद्ध संभोगात्मक आलम्बनों पर वापसी एक ऐसी विशेषता है जो स्नायु रोगियों में बिल्कुल नियमित रूप से पाई जाती है। यदि स्नायु रोगों के एक दूसरे समूह जिसे स्वगतिका कहते हैं, अर्थात वे स्नायु रोग जिनमें अपने शरीर के अंगों से यौन परितुष्टि की जाती है पर भी विचार किया जाए तो राग के प्रतिगमन के बारे में और बहुत कुछ कहना होगा, पर इस समय हमारा ऐसा विचार नहीं है। इन रोगों से राग काल के परिवर्धन प्रक्रमों के बारे में ऐसे निष्कर्ष निकलते जिनका अभी हमने उल्लेख नहीं किया और प्रतिगमन के नए प्ररूप भी सामने आते हैं जो उनसे सजग होते हैं। पहले मैं समझता हूँ कि यहाँ यह चेतावनी दे देना उचित होगा कि आप प्रतिगमन और दमन में स्पष्ट रूप से विवेक करें और एक के स्थान पर दूसरे को न समझें और इन दोनों प्रक्रमों के संबंध के बारे में आपके मन में स्पष्ट धारणाएं बनाने में आपकी सहायता करूँगा। आपको याद होगा कि दमन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा चेतन होने में समर्थ अर्थात पूर्व चेतन संस्थान में रहने वाला मानसिक कार्य अचेतन बना दिया जाता है और अचेतन संस्थान में धकेल दिया जाता है और तब भी दमन कहलाता है। जब अचेतन मानसिक कार्य को साथ वाले पूर्व चेतन संस्थान में बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाता बल्कि सेंसरशिप द्वारा दहली पर से पीछे लौटा दिया जाता है। इसीलिए दमन के अवधारणा का यौन प्रवृत्ति या कामुकता से कोई संबंध सूत्र नहीं है। कृपा करके इस बात को सावधानी से गांठ बांध लीजिए। यह शुद्ध रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम को सूचित करता है और इसे स्थान गतीय प्रक्रम कहना और भी अधिक ठीक होगा, जिसका अर्थ यह है यह उन अवकाशीय संबंधों से वास्ता रखता है जिनको हम मन के भीतर मानते हैं। और यदि सिद्धांत निर्माण में इन स्थूल सादृश्य कल्पनाओं को छोड़ दिया जाए तो हम यह कहेंगे कि दमन शब्द का संबंध पृथक मनोधात्वीय संस्थानों में से सिर्फ मानसिक उपकरणों की संरचना से संबंध रखता है। ऊपर प्रस्तुत की गई तुलनाओं से पता चला कि प्रतिगमन शब्द का प्रयोग अब तक
उसके सामान्य अर्थ में नहीं लिया जा रहा था, बल्कि एक संकुचित अर्थ में किया जा रहा था। मगर आप इसका व्यापक अर्थात साधारणतया परिवर्तन की ऊंची अवस्था से नीची अवस्था में लौट आना ले, तब दमन भी प्रतिगमन के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि यह भी कहा जा सकता है कि किसी मानसिक कार्य का परिवर्तन की पहले वाली और निचली मंजिल पर प्रतिवर्तन अर्थात लौट आना भी दमन है। फर्क सिर्फ इतना है कि दमन में इस प्रतिगमन की दिशा का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम इसे गतिकीय अर्थ में उस समय दमन भी कहते हैं जब कोई मानसिक प्रक्रम निचली अचेतन अवस्था से चलने से पहले रोक दिया जाता है। इस प्रकार दमन एक स्थान वृत्तीय गतिकीय अवधारणा है, जबकि प्रतिगमन शुद्ध रूप से वर्णनात्मक अवधारणा है। पर अब तक जिस चीज को हमने प्रतिगमन कहा है और बद्धता के साथ जिसके संबंध पर विचार किया है, वह परिवर्तन में अपने पहले वाले पड़ावों पर राग या लिबिडो की वापसी को भी सूचित करता था, अर्थात ऐसी चीज को सूचित करता था जो सारद दमन से बिल्कुल भिन्न और उससे बिल्कुल स्वतंत्र है। राग के प्रतिगमन को हम शुद्ध रूप से मनोधात्वीय प्रक्रम भी नहीं कह सकते, न हम यह जानते हैं कि मानसिक उपकरण में इनका स्थान कहाँ निर्दिष्ट करें, क्योंकि यद्यपि यह मानसिक जीवन पर बड़ा प्रबल प्रभाव डाल सकता है, तो भी इसमें मानसिक मस्तिष्क क्षेत्रीय कारक सबसे अधिक प्रमुख होता है। इस तरह का विचार कुछ सुस्त सा हो जाता है, इसलिए इसकी अधिक सजीव धारणा प्राप्त करने के लिए उसके कुछ रोग संबंधी दृष्टांत लिए जाए। आप जानते हैं कि स्थानांतरण स्नायु रोगों के समूह में मुख्यतया हिस्टीरिया और मनोग्रस्तता रोग आते हैं। हिस्टीरिया में राग का प्राथमिक निषिद्ध संभोगात्मक यौन आलंबनों पर प्रतिगमन तो निस्संदेह सदा मिलता है, पर यौन संगठन ही इससे पहली वाली मंजिल पर इसका प्रतिगमन नहीं होता। यह बहुत ही थोड़ा होता है। परिणामतः हिस्टीरिया के तंत्र में मुख्य कार्य दमन द्वारा किया जाता है। अब तक इस स्नायु रोग की जो निश्चित जानकारी मिल चुकी है, उसके आधार पर स्थिति इस तरह बयान की जा सकती है। जननेंद्रिय क्षेत्र की प्रधानता में घटक आवेगों का संयोजन अर्थात बिल्कुल एक बन जाना हो जाता, पर इस प्रकार इस एक के परिणामों का पूर्व चेतन स्थान की जिसके साथ चेतना जोड़ी हुई है दिशा से प्रतिरोध होता है। इसलिए जननेंद्रिय संगठन अचेतन के लिए तो ठीक बैठता है, पर पूर्व चेतन के लिए नहीं, और पूर्व चेतन द्वारा इस अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप ऐसा चित्र बनता है जो जननेंद्रिय क्षेत्र की प्रधानता से पहले वाली स्थिति से कुछ मिलता जुलता है, पर असल में यह बिल्कुल भिन्न होता है। राग के दो प्रकार के प्रतिगमनों में से जो प्रतिगमन यौन संगठन की पहले वाली कला पर होता है, वह अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हिस्टीरिया में यह प्रतिगमन नहीं होता और अभी हमारा स्नायु रोगों का सारा अवधारणा मुख्यतया हिस्टीरिया के अध्ययन के द्वारा ही चल रहा है, जो समय की दृष्टि से पहले हुआ था। इसे राग प्रतिगमन का महत्व दमन के महत्व से बहुत पीछे समझा जा सका। मुझे निश्चय है कि जब हम हिस्टीरिया और मनोग्रस्तता के रोग के अलावा अन्य सौरतिक स्नायु रोगों पर भी विचार करेंगे, तब हमारे दृष्टिकोण और अधिक विस्तृत और परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरी ओर मनोग्रस्तता रोग में राग का पीवक तोषीय गुदीय संगठन से पहले वाली अवस्था पर प्रतिगमन सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला कारक है, और इसी से यह निश्चित होता है कि लक्षण कौन सा रूप ग्रहण करेंगे। तब प्रेम करने का आवेग अपने को अवश्य पीवातोषीय आवेग के नीचे छिपा लेगा। यह मनोग्रस्त विचार कि मैं तुम्हारी हत्या कर देना चाहता हूँ, कुछ ऊपर चढ़े हुए आवेगों को अलग कर देने पर, जो असल में आकस्मिक नहीं होते, बल्कि उसके बाद इसके साथ अपरिहार्य रूप में इसे यही अर्थ सूचित करता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रेम का आनंद लेना चाहता हूँ। राग की संतुष्टि की प्रत्येक कुंठा प्रत्येक व्यक्ति को स्नायु रोग बना देती है। यह अर्थ नहीं है। इसका इतना ही अर्थ है कि स्नायु रोग के जितने उदाहरणों की जांच पड़ताल की गई,
उन सब में कुंठा कारक प्रदर्शित किया जा सका। इसलिए इस कथन का विरोध सही नहीं है। यह कि रोग स्नायु रोग से तब पीड़ित होते हैं जब राग की संतुष्टि की संभाव्यता उनसे दूर कर दी जाए। आप अवश्य समझ गए होंगे कि इस कथन का आशय स्नायु रोगों की कारणता का सारा रहस्य प्रकट करना नहीं है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण और सदा वर्तमान दशा पर ही बल दिया गया है। अब इस बात पर आगे विचार करते हुए हम यह नहीं समझ पाते कि पहले कुंठा या विफलता के स्वरूप से शुरू करें या इससे प्रभावित व्यक्ति के अपने गुण से। ऐसा बहुत बार होता है कि वह कुंठा सर्वव्यापी और सर्वथा पूर्ण हो। संभवतया रोगजनक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह संतुष्टि के उसी रूप पर चोट करेगी जिसे वह व्यक्ति चाहता है, जो संतुष्टि वह प्राप्त कर सकता है। साधारणतः ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे रागात्मक संतुष्टियों के अभाव को बिना रोगी हुए सहन किया जा सकता है। इससे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बिना किसी हानि के ऐसा निग्रह कर सकते हैं। वे उस समय खुश नहीं होते, वे असंतुष्ट लालसा का कष्ट पाते हैं, पर वे बीमार नहीं पड़ते। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि यौन आवेग उत्तेजनों में मानव निवारी सुघट्यता अर्थात लचीलापन होता है। उनमें से एक के स्थान पर दूसरा आ सकता है। यदि उनमें से एक की संतुष्टि वास्तव में नहीं हो सकती तो दूसरे की संतुष्टि से पूर्ण भरपाई हो जाती है। वे तरल में भरी हुई कुल संचार नालियों के जाल की तरह एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यह अवस्था जननेंद्रियों की प्रधानता के अधीन रहने के बावजूद होती है। यह अवस्था ऐसी है जिसे आसानी से प्रतिबिंब के रूप में नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा यौन प्रवृत्ति की घटक निसर्ग वृत्तियों में और उस संयुक्त यौन आवेग में जिसकी वे घटक होती हैं अपना आलंबन बदलने की बड़ी क्षमता होती है। इसे देखकर दूसरा लेने अर्थात अधिक सुलभ आलंबन ग्रहण करने की बड़ी क्षमता होती है। विस्थापन की यह क्षमता और स्थानापन्न को स्वीकार करने की तत्परता से कुंठा के प्रभाव का एक प्रबल प्रतिप्रभाव अवश्य पैदा हो जाएगा। अभाव से पैदा होने वाली बीमारी से बचने वाले इन प्रक्रमों में से एक प्रक्रम संस्कृति के परिवर्धन में एक विशेष महत्व प्राप्त कर चुका है। वह है यौन आवेग द्वारा घटक आवेग की परितुष्टि रूप या प्रजनन की प्रासंगिक परितुष्टि रूप। पहले ग्रहित उद्देश्य का त्याग और एक नए उद्देश्य का ग्रहण। यह एक नया उद्देश्य प्रजनन विज्ञान की दृष्टि से पहले से संबंधित तो है, पर इसे अब यौन या कामुक नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके स्वरूप को सामाजिक कहना चाहिए। इस प्रक्रम को हम उदात्तीकरण कहते हैं और ऐसा कहकर हम साधारण प्रचलित मानदंड का ही समर्थन करते हैं, जो सामाजिक उद्देश्य को यौन अंततः स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से ऊंचा मानता है। प्रसंगत उदात्तीकरण यौन आवेगों और दूसरे अयौन आवेगों के बीच मौजूद संबंध सूत्रों की सिर्फ एक विशेष अवस्था है। इस पर हम एक और सिलसिले में विचार करेंगे। अब आपके मन में यह धारणा होगी हमने संतुष्टि के अभाव को सहन करने के इतने सारे साधन मानकर इसे एक बहुत छोटी वस्तु बना दिया, पर नहीं, यह बात नहीं है। इसमें इसकी रोगजनक शक्ति कायम रहती है। इसको संभालने के साधन सदा काफी नहीं होते। औसत मनुष्य अपने ऊपर असंतुष्ट राग की जो मात्रा ले सकता है वह सीमित है। राग की सुघट्यता और स्वतंत्र चरिष्णुता मोबिलिटी हम सब में पूरी कायम नहीं रह सकती और उदात्तीकरण राग के कुछ ही अंश को विसर्जित कर सकती है। और इसके अलावा तथ्य यह है कि बहुत से लोगों में उदात्तीकरण की क्षमता बहुत ही कम होती है। इन परिसीमाओं में से सबसे अधिक परिसीमा स्पष्टता वह है जो राग की चरिष्णुता मोबिलिटी के बारे में है, क्योंकि वह मनुष्य को ऐसे उद्देश्यों और आलंबनों की प्राप्ति तक सीमित कर देती है जिनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। जरा सोचिए कि राग के अधूरे परिवर्धन के पीछे संगठन की सबसे पहले वाली कलाओं
और आलम्बन चुनाव के प्रारूपों पर बहुत विस्तृत और कभी कभी संख्या में भी बहुत अधिक रागबद्धताएं रह जाती हैं, जो अधिकतर वस्तु जगत में संतुष्ट नहीं हो सकती। तब आप रागबद्धता को रोग पैदा करने में कुंठा के साथ मिलकर कार्य करने वाला दूसरा शक्तिशाली कारक स्वीकार करेंगे। हम इसे विन्यास की दृष्टि से संक्षिप्त करके यह कह सकते हैं कि स्नायु रोगों की कारणता में रागबद्धता भीतरी पूर्व प्रवृत्ति वाले कारक को निरूपित करती है और कुंठा या विफलता बाहरी आकस्मिक कारक को। मैं यहाँ आपको यह चेतावनी दे दूं कि इस बिल्कुल अनावश्यक विवाद में आप कोई पक्ष ना लें। वैज्ञानिक मामलों में आमतौर से लोग सत्य का एक पक्ष पकड़ लेते हैं और उसी को संपूर्ण सत्य मान लेते हैं और फिर सत्य के अंश के पक्ष में रहकर से सारे अंश के बारे में जो स्वयं उतना ही सत्य होता है विवाद किया करते हैं। इस तरह एक से अधिक टोरी मनोविश्लेषण आंदोलन से पहले ही अलग हो चुकी है। उनमें से एक सिर्फ अहंकार मूलक आवेगों को मानती है और यौन आवेगों को निषेध करती है। दूसरी टोरी जीवन में कुछ आकस्मिक कुछ हुए वास्तविक कार्यों का ही प्रभाव मानती है और मनुष्य के पिछले जीवन का प्रभाव नहीं मानती। इसी तरह औरों के अलग अलग विचार हैं। अब यहाँ एक और विवादग्रस्त प्रश्न है, स्नायु रोग बहिर्जात रोग है या अंतर्जात? एक विशेष प्रकार की शारीरिक रचना या अनिवार्य परिणाम है या व्यक्ति के जीवन की कुछ हानिकारक उपघातीय घटनाओं से पैदा होते हैं। खास तौर से क्या वे राग की बद्धता और शेष यौन रचना के कारण पैदा होते हैं या कुंठा अथवा विफलता के दबाव से होते हैं? यह विवाद मुझे वैसा ही मालूम होता है जैसा यह विवाद कि बालक पिता के जन्म कार्य से पैदा होता है या माता के गर्भधारण से। आप यही उत्तर देंगे जो कि उचित है कि दोनों अवस्थाएं समान रूप से आवश्यक हैं। स्नायु रोगों की आधारभूत अवस्थाएं भी यदि बिल्कुल वैसी नहीं है तो भी उनमें से मिलती जुलती हैं। कारण कार्य की दृष्टि से स्नायविक रोग के रोगी एक श्रेणी में आते हैं जिनमें दो कारक यौन रचना और अनुभूत घटनाएं अथवा यदि आप इस तरह कहना चाहें तो रोग की बद्धता और कुंठा इस प्रकार निरूपित होती है कि जहां उनमें से एक की प्रधानता होती है वहां दूसरा कारण उसी अनुपात में कम प्रमुख होता है। इस श्रेणी या श्रृंखला के एक सिरे पर वे चरम रोगी हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है ये लोग अपने विषम राग परिवर्तन के कारण अवश्य रोगी होते, चाहे कुछ भी होता, चाहे वे कुछ भी अनुभव करते, चाहे जीवन उनके लिए कितना ही सुखद रहा होता। दूसरे सिरे पर वे रोगी हैं जिनके लिए बिल्कुल विपरीत राय बनेगी। यदि जीवन में उन पर अमुक अमुक बोझ न पड़े होते तो वे अवश्य रोग से बच गए होते। इस श्रेणी या श्रृंखला के मध्यवर्ती रोगों में रोगानुकूलता कारक यौन रचना जीवन की हानिकर घटनाओं से कभी और कम और कभी अधिक मात्रा में मिला रहता है। यदि उन्हें जीवन में अमुक अमुक अनुभवों में से न गुजरना पड़ता तो उनकी यौन रचना से उनके स्नायु रोग नहीं पैदा हुआ होता, और यदि राग की रचना दूसरे ढंग से हुई होती तो जीवन के उतार चढ़ावों का उन पर उपघातज प्रभाव न पड़ा होता। इस श्रृंखला में शायद मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ कि पूर्व प्रवृत्ति वाले कारक का प्रभाव कुछ अधिक होता है, पर यह बात भी इस बात पर निर्भर है कि स्नायु रोग की सीमा रेखा आप कहाँ खींचते। अब मेरा यह सुझाव है कि इस तरह की श्रेणी को हम पूर्व श्रेणी का नाम देंगे। साथ ही आपको पहले भी यह बता देना चाहता हूँ कि हमें इस तरह की और भी श्रेणियां निश्चित करने का मौका पड़ेगा। राग कुछ विशेष धाराओं और विशेष आलंबनों से इतनी दृढ़ता से जुड़ा रहता है कि राग का लगाव या आसक्तता स्वतंत्र कारक प्रतीत होती है जो अलग अलग मनुष्य में अलग अलग होती है और उसकी मात्रा किस किस बात से निर्धारित होती है यह हमें बिल्कुल पता नहीं। पर स्नायु रोगों की कारणता में अब हम इसके महत्व को हीन नहीं मान सकते। साथ ही हमें दोनों वस्तुओं के नजदीकी संबंध को बहुत बड़ी चीज भी नहीं समझना चाहिए। राग का ऐसा ही लगाव या आसक्तता अज्ञात कारणों से अनेक अवस्थाओं में प्रकट रोगों में होता है और उन व्यक्तियों में एक निर्णायक कारक के रूप में मिलता है जो एक अर्ध में
स्नायु रोगियों के बिल्कुल उल्टे अर्थात विकृत व्यक्ति होते हैं। मनोविश्लेषण के जमाने से बहुत पहले यह ज्ञात हो चुका था कि ऐसे व्यक्तियों के पूर्ववत एनामेंसियासिस अर्थात पिछले इतिहास में प्राय एक बहुत बचपन का संस्कार मिलता है जो एक अप्रकट निसर्ग वृत्तीय प्रवृत्ति या आलम्बन चुनाव से संबंधित होता है, यानी बचपन से संबंधित होता है, और अब उस व्यक्ति का राग सारे जीवन उस संस्कार से जुड़ा रहता है। विनेट प्राय यह कहना कठिन होता है कि यह संस्कार राग पर इतनी तीव्र आकर्षण शक्ति कैसे लगा सकता है। मैं अपने देखे हुए इस तरह के पुरुष रोगी का वर्णन करूंगा जिसके लिए स्त्री की जननेन्द्रिय और अन्य सब आकर्षणों का अब कोई अर्थ नहीं रहा। उसमें दुर्धर्य यौन उत्तेजना एक विशेष रूप वाले जूते से ढके हुए पैर द्वारा ही पैदा की जा सकती है। वह अपने छठे वर्ष की एक घटना याद कर सकता है जिसने उसमें राग की यह बद्धता पैदा कर दी। वह अपनी शिक्षिका के साथ स्टूल पर बैठा था और शिक्षिका उसे अंग्रेजी पढ़ा रही थी। वह सीधी सादी बड़ी उम्र की झुर्रियों वाली बूढ़ी धाय थी जिसकी आंखें पानीदार नीली थी और नाक चपटी थी। उसे उसके पांव में चोट लग गई थी और इसी उसने इसे मखमली स्लीपर में गद्दे पर रखा था और टांग बहुत अच्छी तरह ढकी रखी थी। बाद में तरुणावस्था में प्रकट यौन व्यापार के डरते डरते किए गए एक प्रयत्न के बाद उस शिक्षिका के पांव जैसा एक पतला उभरी नसों वाला पांव उसका एकमात्र यौन आलंबन हो गया। और यदि किसी व्यक्ति की अन्य बातें भी उसे अंग्रेज शिक्षिका जैसी स्त्री का स्मरण करा देती तो वह पुरुष बेबस होकर आकर्षित हो जाता था। पर राग की इस बद्धता ने उसे स्नायविक न बनाकर विकृत बना दिया। हम कहेंगे वह पांव जरासक्त बन गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि स्नायु रोग के कारणों में राग की अत्यधिक और साथ ही समय से पूर्व बद्धता एक अपरिहार्य कारण है, तो भी इसके प्रभाव का विस्तार स्नायु रोगों की सीमा से बहुत आगे निकल जाता है। यह अवस्था अपने आप में उसी तरह निश्चायक अवस्था नहीं है जैसे कि पहले बताई हुई कुंठा या विफलता। इस प्रकार स्नायु रोगों के कारणों की समस्या और अधिक उलझ गई मालूम होती है। तथ्य तो यह है कि मनोविश्लेषण संबंधी जांच पड़ताल हमारा एक और कारक से परिचय कराती है जिस पर हमने अपनी कारण श्रृंखला में विचार नहीं किया है और जैसे एक व्यक्ति में बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता है जिसका पहले का अच्छा स्वास्थ्य स्नायु रोग हो जाने का एकाएक बिगड़ गया हो। इन रोगों में परस्पर विरोधी इच्छाओं या मानसिक द्वंद्व के चिन्ह सदा पाए जाते हैं। व्यक्तित्व का एक पक्ष कुछ इच्छाएं रखता है और दूसरा भाग उनके खिलाफ संघर्ष करता है और उन्हें मार्ग बताता है। इस तरह के द्वंद्व के बिना कोई स्नायु रोग नहीं होता। हो सकता है आपको इसमें कोई विशेष बात ना दिखाई दे। आप जानते हैं कि हम सबके मानसिक जीवन में सदा द्वंद्व होते रहते हैं जिनका फैसला करना पड़ता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विशेष दशाएं होने पर ही यह द्वंद्व रोगजनक हो सकता है। हम पूछ सकते हैं कि वे दशाएं कौन सी हैं। इन रोगजनक द्वंद्वों में मन के कौन कौन से वह बल हिस्सा लेते हैं और द्वंद्वों का अन्य कारणों से क्या संबंध होता है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ तो संतोषजनक होंगे, पर शायद संक्षिप्त रूपरेखा मात्र होंगे। वह द्वंद्व कुंठा या विफलता में पैदा होता है क्योंकि असंतुष्ट राग को दूसरे रास्ते और दूसरे आलंबन तलाश करने की प्रेरणा मिलती है। तो सच यह है कि संबाधित होने वाला विक्षोभ एक रोगजनक कारक बन सकता है। हमारे लिए यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि जब राग अपना परिवर्तन होते हुए किसी पहले वाले बिंदु अर्थात स्थान पर प्रबल बद्धता कर चुका है तब अहम हमें कैसे व्यवहार करता है। हो सकता है कि अहम ने बद्धता की यौन स्वीकृति दे दी है और तब वह उस सीमा तक विकृत होगा या शास्त्रीय होगा जो दोनों एक ही बात है। पर यह भी हो सकता है कि राग इस संयोजन से अपने आप को उदासीन रखे जिसका परिणाम यह होता है कि जहाँ राग बद्ध होता है वहाँ अहम दमन का कार्य शुरू कर देता है। इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि स्नायु रोगों की कारणता में जो तीसरा कारक द्वंद्वस्यता है वह अहम के परिवर्तन से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना राग के परिवर्तन से। इस प्रकार स्नायु रोगों के कारणों के विषय में हमारी अंतर्दृष्टि विस्तृत हो जाती है। सबसे पहले प्रवचन की सबसे साधारण दशा
इसके दशा है। इसके बाद राग की बद्धता जो इसे विशेष धाराओं में जाने को मजबूर करती। तीसरी द्वंद्ववस्थितता, यह द्वंद्व उस विशेष प्रकार के रागात्मक उत्तेजनों को अस्वीकार करने पर अहम के परिवर्तन से पैदा होता है। इसलिए यह चीज उतनी अस्पष्ट और जटिल नहीं है जितनी शायद आपने मेरे विवरण के समय समझी हो। फिर भी अभी इसकी समाप्ति नहीं हुई। अभी कुछ और भी बात बतानी है और जो कुछ हम पहले जानते हैं उसकी और भी चीरफाड़ करनी है। द्वंद्व की प्रवृत्ति और उसके साथ साथ स्नायु रोग की कारणता पर अहम के परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा जो बिल्कुल काल्पनिक होते हुए भी किसी भी दृष्टि से असंभाव्य नहीं है। जैसे इसे नेस्ट्रॉय के प्रहसन वाला नाम देता हूँ, अर्थात ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड इन दी मैंसन, निचली मंजिल में और अटारी पर। कल्पना कीजिए कि कोई चौकीदार किसी मकान की निचली मंजिल में रहता है और मालिक जो धनी और संभ्रांत व्यक्ति है ऊपर रहता है। उन दोनों के बच्चे हैं और हम यह मान लेते हैं कि मालिक की छोटी लड़की को सामाजिक दृष्टि से हीन चौकीदार के बच्चे से खेलने की खुली छूट है। तब बहुत आसानी से ऐसा हो सकता है कि उनके खेल शैतानी के हो जाते हैं, अर्थात उनका रूप यौन रूप हो जाता है। वे पिता और माता का खेल खेलते, एक दूसरे को अंतरंग कार्य करते देखते हैं और एक दूसरे की जननेंद्रियों को उद्दीप्त करते हैं। हो सकता है कि इसमें चौकीदार की लड़की ने मोहिनी डाली हो, क्योंकि अपनी 5 या 6 वर्ष होने पर भी वह यौन विषयों में अधिक जानकारी प्राप्त कर चुकी हो। उनके बहुत थोड़ी देर साथ रहने पर भी इन घटनाओं से दोनों बच्चों में कुछ यौन उत्तेजन पैदा हो जाएंगे, जो उनका खेल बंद हो जाने के बाद कुछ वर्ष तक हस्तमैथुन के रूप में प्रकट होंगे। यहाँ तक दोनों में समानता है, पर अंतिम परिणाम दोनों में बहुत भिन्न होगा। चौकीदार की लड़की शायद मासिक धर्म शुरू होने तक हस्तमैथुन करती रहेगी और फिर बिना दिक्कत इसे छोड़ देगी। कुछ वर्ष बाद वह एक प्रेमी खोज लेगी और शायद एक बालक को जन्म देगी। जीवन के आगे बढ़ने का कोई रास्ता ढूंढेगी, शायद कोई प्रसिद्ध अभिनेत्री बन जाएगी और अंत में अभिजात कुलीन वर्ग में आ जाएगी। हो सकता है उसकी जीवन यात्रा इतनी सफल ना हो, पर अपरिपक्व अवस्था की यौन चेष्टाओं से उसे कोई हानि नहीं होगी। वह स्थायी रोग से मुक्त रहेगी और अपना जीवन सुख से बिता सकेगी। दूसरी बालिका में परिणामता बहुत भिन्न होगा। छोटी आयु में ही उसमें यह भावना पैदा हो जाएगी कि मैंने बुरा काम किया। कुछ ही समय बाद वह हस्तमैथुन छोड़ देगी। यद्यपि उसे इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पर फिर भी उसमें दबी हुई उदासी की भावना हृदय में चली जाएगी। जब बाद में तरुणावस्था आने पर उसे संभोग के बारे में कुछ पता चलेगा, तब वह अजीब डर के साथ इससे दूर भागेगी और अनजान बनी रहना चाहेगी। संभवतः उसे फिर हस्तमैथुन करने के लिए एक प्रबल आवेग पैदा होगा, जो वह किसी को बताने का साहस नहीं करेगी। जब वह किसी पुरुष की पत्नी बनेगी, तब उसमें स्नायु रोग पैदा हो जाएगा और उसे विवाह के सुख और जीवन के आनंद से वंचित कर देगा। अगर विश्लेषण द्वारा इस स्नायु रोग का रहस्य उघाड़ा जा सकेगा, तो यह पता चलेगा कि इस अच्छी तरह पालित पोषित बुद्धिमान ही आदर्श प्रिय लड़की ने अपनी इच्छाओं का पूरी तरह दमन कर दिया है, पर उसकी यौन इच्छाएं अचेतन रूप से उन थोड़े से छोटे छोटे अनुभवों से जुड़ी हुई हैं जो उसे बालकपन में अपनी सहेली के साथ हुए थे। दोनों के सामान्य अनुभवों के बावजूद इन दोनों की अंतिम अवस्थाओं में जो भेद पैदा हुए, इस कारण पैदा हुए कि एक लड़की में अहम से उस परिवर्तन को बनाए रखा जो दूसरी में नहीं है। चौकीदार की लड़की को बाद की आयु में भी यौन चेष्टा वैसी ही स्वाभाविक और हानि रहित मालूम हुई जैसी बचपन में। मालिक की लड़की अच्छे ढंग से पाली पोसी गई और उसने अपने शिक्षाओं के मानदंड अपना लिए। इस प्रकार उद्दीप्त होकर उसके अहम ने स्त्री की शुद्धता और वासना के अभाव के आदर्श अपना लिए जो यौन कार्यों से असंगत थे। उसके बुद्धि प्रशिक्षण ने उसके इस नारी कार्य को उसकी ही दृष्टि में हीन बना दिया जिसके लिए वह बनाई गई है। उसके अहम में जो यह ऊंचा नैतिक और बौद्धिक परिवर्तन हुआ, उसमें उसका और उसकी यौन वृत्तियों की आवश्यकताओं का द्वंद्व करा दिया है। आज मैं राग के परिवर्तन के एक और पहलू की चर्चा करूंगा, क्योंकि एक तो यह हमें कुछ विस्तृत भूमि पर ले जाता है, तो दूसरे हम अहम वृत्तियों और यौन वृत्तियों में जो स्पष्ट भेदक रेखा खींचा करते हैं, पर जो फौरन समझ में नहीं आती, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए यह बहुत उपयुक्त रहेगा। अहम में और राग में हुए 2 परिवर्तनों पर विचार करते हुए हमें एक पहलू पर अवश्य बल देना होगा जिसकी ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। वे दोनों मूलतः वंशागत गो हैं।
सारी मनुष्य जाति ने प्रागैतिहासिक युगों से चले आते हुए बड़े दीर्घकाल में जो विकास किया है वो उसकी संक्षिप्त पुनरावृत्तियां हैं। मैं समझता हूँ कि वाक्य के परिवर्तन में यह जाति चरितीय उद्गम आसानी से दिखाई पड़ जाता है। यह देखिए कि किस तरह प्राणियों के एक वर्ग में जननेंद्रिय यंत्र का मुख से बहुत नजदीकी संबंध होता है और दूसरे में वह मलत्याग अवस्था से अलग नहीं दिखाई देता। तीसरे में वह चरता के अंगों का हिस्सा होता है। इन तथ्यों का मजेदार वर्णन डब्ल्यू बोरस के की मूल्यवान पुस्तक में मिलेगा। प्राणियों में सब तरह की काम विकृतियां मिलती हैं और यह कहा जा सकता है कि वे उस रूप में स्थिर हो गई हैं जो उनके यौन संगठन ने ग्रहण कर लिया है, पर मनुष्य में वह जाति चढ़ती है। इस कारण कुछ अस्पष्ट हो गया है। जो बात मूलतः वंशागत है वह फिर भी नए सिरे से अलग अलग सीखनी पड़ती है। संभवतः इसका कारण यह है कि जिन परिस्थितियों में इसे शुरू में सीखना पड़ा था वही आज भी है और प्रत्येक व्यक्ति पर वे अपना प्रभाव डालती हैं। मेरा यह कहना कि जहां उन्होंने शुरू में एक नई अनुक्रिया की सृष्टि की थी वहां अब वे एक पूर्व प्रवृत्ति को उद्दीपित करते हैं। इसके अलावा इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य में नियत परिवर्तन के मार्ग को बाहर से आने वाले वर्तमान संस्कारों से परिवर्तित किया जा सकता है, पर जिस शक्ति ने मनुष्य जाति पर यह परिवर्तन थोपा है और जो आज भी इसे उसी मार्ग पर रखने के लिए अपना दबाव डाल रही है, वह हमें ज्ञात है। यह वही कुंठा या विफलता है जो वास्तविकता के अभाव में होती है, या यदि हम इसका दूसरा असली नाम दे तो यह आवश्यकता या जीवन संघर्ष है। आवश्यकता बड़ी सख्त मालकिन रही है और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। स्नायु रोगी उसके वे बालक हैं जिन पर इस शक्ति का बुरा प्रभाव पड़ा है, पर यह खतरा तो हर दिशा में अवश्य होता है। प्रसंगत जीवन कायम रखने के लिए होने वाले संघर्ष को विकास का एक प्रवर्तक बल मानने के लिए यह आवश्यक नहीं कि यदि भीतरी विकासात्मक वृत्तियां मौजूद दिखाई दें तो उनके महत्व को कम समझा जाए। अब यह बात ध्यान देने योग्य है कि वास्तविक जीवन की आवश्यकता से सामना होने पर यौन वृत्तियों और आत्म संरक्षण की वृत्तियों का व्यवहार एक सा नहीं होता। आत्म संरक्षण की निसर्ग वृत्तियों और उनके साथ जुड़ी हुई सब वृत्तियां अधिक आसानी से टल जाती हैं। वे वास्तविकता के आदेशों पर आवश्यकता के अनुकूल बनना और अपने परिवर्तन को उसके अनुकूल बना लेना जल्दी ही सीख जाते हैं। यह बात समझ में आती है क्योंकि उन्हें अपने अभीष्ट आलम्बन और किसी साधन से नहीं प्राप्त हो सकते और इन आलम्बनों के बिना मनुष्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। यौन वृत्तियां उतनी आसानी से नहीं टलती क्योंकि शुरू में उन्हें आलम्बनों का अभाव नहीं पता चलता। वे दूसरे शारीरिक कार्य के साथ मानव पराधायी रूप में जुड़ी हुई हैं, साथ ही उन्हें अपने शरीर से आत्मकामिता द्वारा भी परितुष्ट किया जा सकता है। इसलिए वे पहले वास्तविक आवश्यकताओं के शिक्षणकारी प्रभाव से अलग थलग हो जाती है और बहुत से लोगों में किसी न किसी दृष्टि से दृढ़ और दूसरे के प्रभाव से प्रभावित न होने का यह गुण जिसे हम अतर्क संगता कहते हैं सारे जीवन बना रहता है। इसके अलावा साधारणतया तरुण व्यक्ति की शिक्षित किए जाने की योग्यता उस समय खत्म हो जाती है जब यौन इच्छा अपनी अंतिम शक्ति से उफान पड़ती है। शिक्षक इस बात को जानते हैं, इसके अनुसार ही कार्य करते हैं, पर शायद वे अब भी मनोविश्लेषण के परिणामों की ओर कान देने को तैयार हो जाए और शिक्षा में अधिक बल बचपन के आरंभिक वर्षों अर्थात दूध पीने से आगे के दिनों पर दें। वह छोटा सा मनुष्य प्राणी प्रायः अपने चौथे या पांचवें वर्ष में पूर्ण रूप से तैयार हो चुका होता है और आगे के वर्षों में तो वह जो कुछ उसके भीतर है उसे क्रमशः बाहर प्रदर्शित करता है। निसर्ग वृत्तियों के दो समूहों के इस अंतर का पूरा आशय ग्रहण करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रसंगांतर करना होगा और उनमें के एक पहलू को इसके अंदर लेना होगा जिन्हें आर्थिक पहलू कहना उचित है। यहाँ हम मनोविश्लेषण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर बदकिस्मती से सबसे अधिक धुंधले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि मनोयंत्र के कार्य करने में कोई मुख्य प्रयोजन दिखाई देता है या नहीं, और इसका पहला उत्तर इस तरह दिया जा सकता है कि यह प्रयोजन सुख प्राप्ति की दिशा में होता है। प्लेजर प्रिंसिपल। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सारी
मनोधात्वीय चेष्टा सुख प्राप्त करने और दुख से बचने में जुटी हुई है, अर्थात यह सुख सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल से स्वतः नियंत्रित है। अब हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किन अवस्थाओं में सुख और दुख पैदा होते हैं, पर यही हम चूक जाते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि सुख मनोयंत्र में मौजूद उद्दीपन की मात्रा घटाने, हल्का करने या हटाने से किसी रूप में संबंधित है, और दुख में यह उद्दीपन बढ़ जाता है। मनुष्य तीव्रतम सुख अर्थात संभोग सुख पा सकता है। उस पर विचार करने से इस बात में कोई संदेह नहीं होता। इस प्रकार के सुखात्मक व कम मानसिक उत्तेजन और ऊर्जा की मात्राओं के वितरण से संबंधित है। इसलिए हम इस तरह के विचारों को आर्थिक विचारणा कहते हैं। मालूम होता है कि मनोयंत्र के कार्यों का वर्णन सुख प्राप्ति पर बिना बल दिए हम एक और तरीके से और अधिक व्यापक रूप से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मनोयंत्र अतिरिक्त उद्दीपनों के ढेरों अर्थात ऊर्जा की मात्राओं को नियंत्रित और विसर्जित करने का प्रयोजन सिद्ध करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यौन प्रवृत्तियां अपने परिवर्तन के आरंभ से अंत तक परितुष्टि के लक्ष्य की ओर चलती हैं। वे सारे समय बिना किसी परिवर्तन के यह प्राथमिक कार्य भी करती रहती हैं। पहले दूसरा समूह अर्थात प्रथम वृत्तियां भी यही कार्य करती हैं, पर अपनी मालकिन आवश्यकता के आदेश से वे जल्दी ही सुख सिद्धांत के स्थान पर उसके किसी रूप भेद को लाना सीख लेती है। उनके लिए दुख से बचने का काम लगभग उतना ही महत्व का होता है जितना सुख पाने का काम। हमको पता चल जाता है कि अनिवार्यता उसे तत्काल संतुष्टि से वंचित रहना होगा, परितुष्टि बात करनी होगी, कुछ दुख सहन करना सीखना होगा और सुख के कुछ स्रोतों को बिल्कुल छोड़ देना होगा। इस प्रकार अभ्यास हो जाने पर अहम तर्क संगत हो जाता है। अब वह सुख सिद्धांत से नियंत्रित नहीं रहता, बल्कि यथार्थता सिद्धांत पर चलता है, पर यह भी मूलतः सुख खोजता है। यद्यपि वह देर से मिलने वाला और पहले से कम तथा ऐसा सुख खोजता है जिसके तत्व को समझ लेने के कारण और इसका यथार्थता से संबंध होने के कारण मिलना निश्चित है। सुख सिद्धांत से यथार्थता सिद्धांत में संक्रमण अहम के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। हम पहले ही जानते हैं कि इस अवस्था में यौन वृत्तियां देर से और अनिच्छा से चलती हैं। अब हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि बाह्य यथार्थता को इतने हल्के हाथ से पकड़कर मनुष्य की यौन वृत्ति के संतुष्ट होने से उसके लिए क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। और अंत में इस सिलसिले में एक बात और, यदि मनुष्य जाति में अहम का विकास भी राग के विकास की तरह हुआ है, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि अहम प्रतिगमन भी होते हैं। और यह जानना चाहेंगे कि अहम के लौट कर परिवर्तन की पहले वाली अवस्था में पहुंचने का स्नायु रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। Thank you very much for listening. Have a nice day. This is the end of lecture 22.